प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 भूगोल के प्रैक्टिकल नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। सभी बच्चे इसे ध्यान से देखें एवं अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक में से इसे बाद में पढ़ेंगे। आंकड़े, स्रोत और संकलन। आंकड़ों को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जो यथार्थ विश्व के मापन को प्रदर्शित करती हैं। भौगोलिक आंकड़े सूचना का वह समूह है जिसमें किसी तत्व की अन्य तत्वों के संदर्भ में कालिक तथा क्षेत्रीय वितरण की जानकारी प्राप्त होती है। चूँकि भूगोल प्राकृतिक तथा मानव दोनों ही प्रकार के तत्वों का अध्ययन करता है, इसलिए भौगोलिक आंकड़े भी प्रकृति तथा मानव से संबंधित होते हैं। अतः भौगोलिक आंकड़े अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें हम उच्चावच, चट्टानों, जलवायु, वनस्पति, मृदा, कृषि, पशुधन, विनिर्माण उद्योग, व्यापार, परिवहन, मानव अधिवास आदि संबंधी आंकड़े सम्मिलित होते हैं। जैसे कि दिल्ली की औसत वार्षिक वर्षा 56 सेंटीमीटर है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है तथा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इस प्रकार की संख्यात्मक सूचना को आंकड़े कहते हैं। अब सवाल उठता है, भूगोल में आंकड़ों की आवश्यकता क्यों है? आंकड़े रेखाचित्रों एवं मानचित्रों की रचना को आधार प्रदान करते हैं तथा रेखाचित्र एवं मानचित्र भूगोलवेत्ताओं का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। परिष्कृत तथा सारणीबद्ध आंकड़ों से किसी भी तथ्य की वृद्धि और उसके वितरण को स्पष्ट किया जा सकता है। बहुत सी परिघटनाएं अंतर संबंधित होती हैं और विभिन्न चरों से प्रभावित होती हैं। इनकी सबसे अच्छी व्याख्या मात्रात्मक विधियों की सहायता से की जा सकती है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप, यदि हमें किसी क्षेत्र के शस्य प्रारूप का अध्ययन करना है तो हमें कृषि क्षेत्र, एक वर्ष में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र, कृषि उत्पादन एवं प्रति हेक्टेयर कृषि उपज, वर्षा की मात्रा, सिंचित क्षेत्र, प्रति भूमि, बीजों की गुणवत्ता, उर्वरकों, कीटनाशकों एवं परिनाशकों के संबंध के प्रयोग के संबंध में आंकड़े एकत्रित करने पड़ेंगे। इसी प्रकार जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि तथा संगठन के संबंध में आंकड़े एकत्रित करने होंगे। अब इसके बाद है, हम आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। आंकड़ों के व्यवस्थापूर्ण प्रस्तुतिकरण से भूगोल में विश्लेषणात्मक अध्ययन में बड़ी सुविधा होती है। 1950 के दशक में मात्रात्मक विधियों के प्रयोग से भूगोल में मात्रात्मक क्रांति आ गई थी, परंतु बाद में कई भूगोलवेत्ताओं ने इन प्रवृत्तियों का घोर विरोध किया और अब मात्रात्मक विधियों का प्रयोग बहुत ही सीमित हो गया है। परंतु विभिन्न चरों में अंतर संबंध स्थापित करने के लिए अब भी विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों के स्रोत। आंकड़ों के दो मुख्य स्रोत होते हैं। इनके अनुसार आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि आंकड़ों के दो स्रोत हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। आंकड़े भी दो ही प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े जो क्षेत्र से सीधे किसी तत्व की गणना द्वारा अथवा लोगों से साक्षात्कार करके प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। प्राथमिक आंकड़ों का मुख्य स्रोत सर्वेक्षण होता है। ये आंकड़े प्रथम बार में व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह, संस्था, संगठन आदि द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े प्रयोगकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित नहीं किए जाते हैं। ये बहुधा प्रकाशित होते हैं अथवा किसी दूसरे के पास उपलब्ध होते हैं। कई बार अप्रकाशित साधनों से भी द्वितीयक आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। प्रयोगकर्ता ऐसे आंकड़ों को लेकर उन्हें सही व विश्वसनीय मानते हुए अपना निष्कर्ष निकालते हैं। तो आंकड़ों के संग्रहण की
विधियों को हम इस चार्ट द्वारा देख सकते हैं। प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़ों को हम आगे 4 भागों में बांटते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली एवं अन्य विधियाँ। इसका है दूसरा द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़ों को आगे हम 2 भागों में बांटते हैं, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत, जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं हम उन्हें वहीं से लेते हैं, जैसे सरकारी आंकड़े, अर्ध सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय, निजी प्रकाशन एवं समाचार पत्र। इसके बाद है अप्रकाशित स्रोत, ये भी सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यक्तिगत या गैर सरकारी प्रलेख, अन्य प्रलेख। पहला है, फर्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत परीक्षण। इस विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा क्षेत्र में प्रत्यक्ष परीक्षण द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वयं क्षेत्र में जाता है और क्षेत्र की भूआकृति के लक्षणों, अपवाह, उसका बहाव कैसा है, वहाँ ढलान कैसा है, मिट्टी कैसी है, वनस्पति कैसी है, और जनसंख्या की संरचना क्या है, लिंग अनुपात क्या है, साक्षरता, परिवहन, संचार के साधन इत्यादि के बारे में सूचनाएं एकत्रित करता है। इस प्रकार परीक्षणकर्ता को विषय का सैद्धांतिक ज्ञान होना आवश्यक है ताकि मूल्यांकन वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष हो सके। दूसरा है साक्षात्कार। इस विधि के अंतर्गत शोधकर्ता उत्तर देने वाले व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है, इंटरव्यू लेना, और संवाद तथा बातचीत द्वारा सूचनाएं अथवा आंकड़े एकत्रित करता है। इंटरव्यू लेते समय शोधकर्ता के साथ निम्नलिखित बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त करनी है उसके साथ मैत्रीपूर्वक मेलजोल स्थापित करना चाहिए। प्राप्त की जाने वाली सूचना की पहले से ही शुद्ध सूची तैयार कर लेनी चाहिए, हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, और अपने सर्वेक्षण के उद्देश्य की स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। कोई झूठा वादा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उत्तर देने वाले से उसके परिवार के सदस्यों के कुशल मंगल आदि के बारे में बात करनी चाहिए। इससे औपचारिकता शुरू हो जाती है और हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। कोई भी संवेदनशील प्रश्न पूछने से पहले सामने वाले व्यक्ति को अपने विश्वास में ले लेना चाहिए कि हम उसकी जानकारी गुप्त रखेंगे। जब उत्तर देने वाला व्यक्ति अपने काम में व्यस्त हो तो उसके प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए और ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिससे उत्तर देने वाले व्यक्ति के आत्मसम्मान अथवा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे, और प्राप्त उत्तर को तुरंत नोट कर लेना चाहिए ताकि हम बाद में उसे भूल ना जाएं। यदि उत्तर देने वाला व्यक्ति अपना उत्तर नोट न करवाना चाहे तो उसके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। और साक्षात्कार के अंत में व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए कि सूचना के अतिरिक्त वह कोई और भी जानकारी दे सकता है या नहीं। और इंटरव्यू लेने के बाद व्यक्ति को, सामने वाले जिसका हमने इंटरव्यू लिया है, उसे धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद है नंबर 3, प्रश्नावली या अनुसूची। इस विधि में वांछित सूचना से संबंधित साधारण प्रश्नों को उनके संभावित उत्तरों के साथ एक सादे कागज़ पर लिखा जाता है। जैसे आपका गूगल टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, उसी प्रकार हम ये प्रश्नावली भी तैयार। इसमें हम 2 प्रकार के प्रश्न ले सकते हैं, बहुविकल्पी जिसमें नीचे विकल्प दिए गए हों, या सिंपल क्वेश्चन जिसके बारे में उत्तर उन्हें स्वयं लिखना हो। इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इससे विस्तृत क्षेत्र से सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। प्रश्नावली दूर स्थित क्षेत्रों में भेजी जा सकती है, और इसका दोष है कि इससे केवल साक्षर एवं शिक्षित लोगों से ही सूचना प्राप्त की जाती है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए अधिक उपयोगी नहीं। दूसरा है अनुसूची। अनुसूची भी प्रश्नावली जैसी ही होती है क्योंकि इसमें भी जांच पड़ताल से संबंधित प्रश्न दिए गए होते हैं। इन दोनों में केवल अंतर है कि प्रश्नावली में उत्तर देने वाला प्रश्नावलियों को स्वयं भरता है, जबकि अनुसूची में परिगणक उत्तर देने वाले से प्रश्न पूछकर स्वयं भरता है। तो प्रश्नावली और अनुसूची में क्या मेन डिफरेंस है? प्रश्नावली तो हम किसी के पास भेज सकते हैं, लेकिन अनुसूची हम स्वयं प्रश्नावली लेकर
उससे क्वेश्चन पूछते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ है, इसके द्वारा सूचना शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही उत्तर देने वालों से एकत्रित की जा सकती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चनियर हमारे हाथ में होता है, हम सामने वाले से जानकारी पूछ के स्वयं भरते हैं। इसके अलावा अन्य विधियाँ हैं जिसकी सहायता से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जैसे मृदा, भूमि और जल के गुणों से संबंधित आंकड़े सीधे क्षेत्रों से मृदा किट, जल गुणवत्ता किट का प्रयोग करते हुए उनकी विशेषताओं को मापकर एकत्रित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से क्षेत्र वैज्ञानिक फसलों और वनस्पति के स्वास्थ्य के बारे में आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत। आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रकाशित एवं अप्रकाशित स्रोत सम्मिलित हैं। इनका प्रकाशन सरकारी, अर्ध सरकारी एवं क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं। कुछ निजी प्रकाशन भी होते हैं। सरकारी प्रकाशन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अनेक मंत्रालय और विभाग हैं। इनके साथ साथ जिले के बुलेटिन द्वितीय सूचनाओं के महत्वपूर्ण साधन हैं। इसके अंतर्गत भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा प्रकाशित भारत की जनगणना, राष्ट्रीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट, मौसम विज्ञान की रिपोर्ट, राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय सारांश समरी और अनेक आयोगों द्वारा रिपोर्ट। इसके बाद नंबर 2 है अर्ध सरकारी संस्थान जो प्रकाशित करते हैं जानकारी। इसमें नगर निगम, नगर विकास प्राधिकरण, नगरों और शहरों के जो नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, जिला परिषद हैं, वे अपना डाटा प्रकाशित करती हैं, रिपोर्ट देती हैं। नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। इसके अंतर्गत वार्षिकी संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संस्थान जैसे संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे यूनेस्को कहते हैं, और इसके अलावा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि संस्थान भी अनेक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण आवधिक प्रकाशन भी हैं जो ईयर बुक, स्टैटिस्टिकल ईयर बुक, डेमोग्राफिक ईयर बुक, मानव विकास रिपोर्ट आदि प्रकाशित करते हैं। तो वहाँ से भी हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं। निजी प्रकाशन, इसके अंतर्गत समाचार पत्र, निजी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित वार्षिकी पुस्तिका, सर्वेक्षण, शोध रिपोर्ट और प्रबंध सम्मिलित किए जाते। समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी बहुत सारे आंकड़े दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद ये अपना डाटा, एग्जिट पोल वगैरह, तो इनसे भी हम बहुत सारे आंकड़े ले सकते हैं। इसके अलावा अप्रकाशित साधन होते हैं, बहुत सारी सरकारी रिपोर्ट होती हैं जो विभिन्न स्तरों पर तैयार किए जाते हैं, जैसे गांव के स्तर पर गांव के पटवारी द्वारा तैयार किया गया राजस्व लेखा गांव के संबंध में सूचना का महत्वपूर्ण साधन है। अर्ध सरकारी प्रलेख, नगर निगम, जिला परिषद, इनके द्वारा तैयार रिपोर्टें। निजी प्रलेख, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती हैं जो निजी संस्थान, व्यापार संघ, राजनीतिक अराजनीतिक संगठन प्रकाशित करते हैं। अब इसके बाद आता है आंकड़ों का सारणीकरण, सारणीयन एवं वर्गीकरण। हमने आंकड़े इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन उनको सारणी के रूप में कैसे दिखाते हैं और उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों से एकत्रित किए गए आंकड़े अपरिष्कृत एवं कच्चे होते हैं, जिन्हें सारणीयन एवं वर्गीकरण द्वारा अधिक उपयोगी और लाभकारी बनाया जाता है। सारणीयन यानी टेबुलेशन, टेबल की फॉर्म में आंकड़ों को कैसे डाला जाता है। टेबुलेशन से तात्पर्य आंकड़ों में अंतर्निहित सूचनाओं को एक क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की विधि से है। इसमें आंकड़ों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के अनुसार पंक्तियों में, स्तंभों में, रो और कॉलम में उनको व्यवस्थित किया जाता है। इसकी आवश्यकता में क्यों पड़ी और इसके गुण क्या हैं। आंकड़ों के एक संक्षिप्त और सुग्राह्य रूप में प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण एवं सरल युक्ति है। इससे आंकड़ों को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है।
इसमें अधिकतर सूचनाओं को आंकड़ों की उपयोगिता एवं गुणवत्ता में उनका ह्रास किए बिना, उनकी हानि किए बिना न्यूनतम संभावित स्थान में संपादित करने का प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा विश्लेषणात्मक कथनों और शीर्षकों की पुनरावृत्ति संबंधी कमियों को समाप्त कर दिया जाता है और आंकड़े स्पष्ट हो जाते हैं। एक अच्छी सारणी को सरल, सघन, पूर्ण एवं स्वयं विश्लेषणात्मक होना चाहिए तथा इसे खोज की प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निरूपित किया जा सकता है। आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का संग्रह सारणीयन और सारणी रूप में प्रस्तुतिकरण या तो निरपेक्ष रूप में, प्रतिशत में अथवा संकेत सूची के रूप में होता है। निरपेक्ष आंकड़ा होता है कच्चा आंकड़ा, जो आंकड़े हमने डायरेक्ट इकट्ठे किए हैं। इन आंकड़ों को पूर्णांक की भांति प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरणतः किसी देश अथवा उसके राज्य का क्षेत्रफल, जनसंख्या, कृषि, उद्योग आदि संबंधी कुल आंकड़े इस विधि द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। नीचे सारणी दी गई है, उसमें कुछ राज्यों का क्षेत्रफल और जनसंख्या संबंधी आंकड़े दर्शाए गए हैं। प्रतिशत या अनुपात। कई बार आंकड़े अनुपात अथवा प्रतिशत रूप में सारणीबद्ध किए जाते हैं, जो कि एक सामान्य प्रचलन से प्रकलित होते हैं, जैसे ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात, साक्षरता दर अथवा जनसंख्या की वृद्धि दर, कृषि उत्पादों अथवा औद्योगिक उत्पादों का प्रतिशत आदि। नीचे सारणी में दिखाया गया है कि 20वीं शताब्दी में कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या को प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत करती है और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ग्रामीण जनसंख्या भाग कुल जनसंख्या गुना 100। उदाहरणतः यदि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दी गई है और ग्रामीण जनसंख्या भी दी गई है, तो इसे प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे हम। जैसे ग्रामीण जनसंख्या थी 74,26,17,747 और कुल जनसंख्या थी 102,87,37,436। तो भाग करके 100 से गुना करेंगे तो यह आ गया 72.7। और नीचे सारणी दी गई है, हर राज्य का जो है नाम, उसके बाद उसका क्षेत्रफल, वहाँ पुरुष कितने हैं, स्त्री कितने हैं और योग कितने है टोटल जनसंख्या का। और नगरीय जनगणना का वर्ष 2001 में कुल जनसंख्या थी 23,84,00,000, नगरीय जनसंख्या थी 89.2% और ग्रामीण जनसंख्या थी 89.2%, नगरीय थी 10.8%। इस प्रकार की हम सारणी के रूप में आंकड़ों को अलग अलग कर देते हैं। इसके बाद है सूचकांक। सूचकांक चर अथवा एक सांख्यिकीय माप है, जिसे चर अथवा समय, भौगोलिक स्थिति या दूसरी विशेषताओं के संदर्भ में संबंधित चरों के संबंधित समूह में परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि सूचकांक न केवल समय के साथ परिवर्तनों की माप करता है, बल्कि विभिन्न संस्थानों, उद्योगों, नगरों अथवा देशों की आर्थिक दशाओं की भी तुलना करता है। सूचकांक का उपयोग व्यापक रूप में अर्थशास्त्र और व्यवसाय में लागत और मात्रा में आए परिवर्तनों को देखने के लिए किया जाता है। साधारणतः समुच्चय विधि द्वारा सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा भी दिखाया जा सकता है, जहाँ टोटल Q1 बाय टोटल Q0 मल्टीप्लाइड 100। यहाँ टोटल Q1 वर्तमान वर्ष के उत्पादन का योग और Q0 है टोटल आधार वर्ष के उत्पादन का योग। आधार वर्ष का मूल्य 100 मान लिया जाता है। अब है आंकड़ों का प्रक्रमण। कच्चे आंकड़ों का प्रक्रमण करने के लिए चयनित वर्गों में उनके सारणीयन और वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। हमारे पास कच्चे आंकड़े हैं, जैसे नीचे दिखाया गया है एक एग्जाम्पल के द्वारा। सारणी 1.4 12वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक। अब 12वीं कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और उन्होंने इस प्रकार अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। अब इनको सारणी के रूप में कैसे हम
अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। कच्चे आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए श्रेणियों की संख्याओं को निर्धारित करना होता है। इसमें अपरिष्कृत आंकड़े अपने अंतराल के साथ वर्गीकृत किए जाते हैं। वर्ग अंतराल का चुनाव और वर्गों की संख्या अपरिष्कृत आंकड़ों के परिसर और वर्गीकरण के उद्देश्य पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए इस सारणी में हम देखेंगे कि उच्चतम और न्यूनतम मूल्य कितना है। एक विद्यार्थी के सबसे अधिक अंक हैं 64 और सबसे कम अंक हैं 17, तो इनका अंतर कितना हो गया 47। यदि हम समान अंतराल के 10 वर्ग ले लें तो इनका वर्ग अंतराल 4.7 होगा, जिसे हम पूर्ण संख्या में 5 मान सकते हैं। इस प्रकार 15 से आरंभ करके वर्गों की संख्या और प्रत्येक वर्ग में परीक्षणों की संख्या आगे सारणी 1.5 में दी गई है। हमने वर्ग बना लिया 5-5 का, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। अब कच्चे आंकड़ों की संख्या 15 से 20 के बीच में कौन कौन से हैं, 18, 17, 19। ये हमने कच्चे आंकड़ों की संख्या इस सारणी में दिखाई गई है। पहले इस सारणी में फिल कर लिया। फिल करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लिखेंगे मिलान चिन्ह। वर्ग 15 से 20, तो 18 का एक लाइन लगाई, 17 की फिर एक लाइन लगाई, फिर 19 की एक लाइन लगाई, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 3। तो जो वर्ग है, मार्क्स प्राप्त किए बच्चों ने 15 से 20, वो कितने बच्चे हैं 3। इसी प्रकार हम 35 से 40 के बीच में देखेंगे कि इसमें 7 बच्चे हैं, तो हम 4 लाइन लगा के 1 2 3 4 और फिर इसको ऊपर से काट देंगे। इसका मतलब हो गया 5 और उसके आगे 1 और 1 2, 5 और 2 7। इसी प्रकार ये विद्यार्थियों की संख्या जो है ये आ गई फ्रीक्वेंसी F। टोटल ऑफ F नंबर टोटल कितने थे, ये है 30 स्टूडेंट। साधारण आवर्ती, इसे F द्वारा प्रदर्शित किया जाता। आवर्ती मीन्स फ्रीक्वेंसी, साधारण फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो इस सारणी में हमने देखा कि इस सारणी की आवर्ती का योग दी गई सारणी में व्यक्तिगत अवलोकनों के कुल योग को दर्शाता है। सांख्यिकी में यह n संकेत से स्पष्ट किया जाता है, जो कि टोटल ऑफ F फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इसे टोटल ऑफ F इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 30। ये सारणी 1.5 और 1.6 की तरह ही व्यक्त किया गया है। अब इसके बाद है आवर्ती वितरण, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने वर्ग अंतराल सारणी 1.5 से ले लिया, 15 से 20, और आवर्ती उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। अब हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे। 15 से 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं 3 के, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। इसके बाद है 20 से 25, 20 से 25 में कितने बच्चों के नंबर आए थे, मार्क्स 2, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 5। 5 का मतलब है 15 से 25 के बीच में कितने बच्चे हैं 5। इसके बाद 25 से 30 एक बच्चे के, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 15 से 30 तक कितने बच्चे आ गए 6। तो इस प्रकार टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर कितने आ गए 30। इसके बाद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्ति। इसमें आवृत्तियों को उनकी बारंबारता को वर्गानुसार अलग अलग न रखकर संचयी रूप से जोड़ दिया जाता है। पहले वर्ग की आवृत्ति ही उसकी संचयी बारंबारता होती है। आवर्ती वितरण में एक कमी थी, इसमें वर्ग अंतराल हमने लिया था 15 से 20 और उसके बाद था 20 से 25। अब इसको हमने रिफाइन करके आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदल दिया गया है। इसमें विस्तार 5 इकाइयों का ही होता है। उदाहरणतः 15 से 19 वर्ग में 15, 16, 17, 18, 19 वर्ग सम्मिलित हैं। ऊपर वाली में 20 तक थे, 20 दोनों में आता था, इसमें नहीं आएगा, यही फर्क है इसमें।
इसके बाद है अपवर्ती विधि। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऊपर सारणी 1.6 में पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर है। उदाहरणतः एक वर्ग 15 से 20 की उच्च सीमा 20 है, जो अगले वर्ष 20 से 25 की निम्न सीमा है। 20 दोनों वर्ग में प्रदर्शित है, लेकिन कोई भी अवलोकन जिसका मूल्य 20 है उसी वर्ग में रखा जाएगा जिसमें यह निम्न सीमा पर आता है, और यह वर्ग से निकाल दिया जाता है जिसमें यह उच्च सीमा 15 से 20 पर है। इसलिए इस विधि को अपवर्ती विधि कहते हैं। अब आप जान सकते हो कि सारणी 1.4 के सभी सीमांत मूल्य कहाँ आएंगे। 15 और 20 से नीचे, 20 और 25 से नीचे, तो ये है अपवर्ती, एक्सक्लूसिव। इसमें हम जो ऊपरी फ्रीक्वेंसी होती है जैसे 15 से 20 वाला नहीं लेते। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यह आवर्ती के वितरण को दर्शाने वाला ग्राफ है। यह दो या दो से अधिक आवर्ती वितरण को दर्शा सकती है। आवर्ती बहुभुज की रचना करने से पहले आवर्ती आयत को समझना जरूरी है। आवर्ती आयत वह रेखा चित्र है जिसमें मदों और उनकी आवर्तियों को आयतों के रूप में ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है। इस रेखा चित्र में वर्गांतर को OX अक्ष पर और उनकी आवर्तियों को OY अक्ष पर प्रकट किया जाता है। इसमें वर्गांतर एक समान होते हैं। आयतों की ऊंचाई उनके द्वारा दर्शाई गई आवर्तियों के अनुपात में होती है और उनकी चौड़ाई एक समान होती है, जैसा कि नीचे आवर्ती बहुभुज दिखाया गया है। यहाँ 15 से 20 मार्क्स आए थे और ये विद्यार्थियों की संख्या है। ये प्राप्तांक है नीचे x पर और ऊपर है विद्यार्थियों की संख्या। तो हम ग्राफ पेपर पर थोड़ा थोड़ा इक्वल स्पेस छोड़ के 15 से 20, फिर इक्वल स्पेस छोड़ा 20 से 25, फिर इक्वल स्पेस छोड़ा 25 से 30, और उसके बाद जैसे 15 से 20 कितने बच्चों ने अंक प्राप्त किए थे? 3। तो यहाँ एक आयत बना दिए ग्राफ पेपर के ऊपर। उसके बाद स्पेस देके 20 से 25 2 बच्चों ने अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, ये बहुभुज का निर्माण हो गया। अब इनके जो मिड पॉइंट हैं, अगर हम इन मिड पॉइंट को मिला के, जैसे 3 है, फिर नीचे 2 है, 15 से 20 में 17.5 हो गया, 20 से 25 में 22.5 हो गया, इन डॉट को मिला के और एक ये बहुभुज का निर्माण हो जाएगा इन आयतों के द्वारा। यह आवर्ती बहुभुज हो गई। और आवर्ती वक्र की रचना आवर्ती दंड या आयत चित्र के प्रत्येक दंड या आयत के ऊपरी भाग के मध्य बिंदुओं को मुक्त हस्त फ्री एंड रेखा से जोड़कर की जाती है। तो हमने ये ऊपर जो बनाए हैं ये आवर्ती दंड या आयत चित्र हैं। ये सभी आवर्ती दंड या आयत चित्र हैं। अगर इनके मिड पॉइंट को हम हाथ से मिलाकर रेखाओं को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ओजाई। ओजाई की रचना संचयी आवर्तियों के आधार पर की जाती है। पहली आवर्ती में दूसरी आवर्ती को जोड़कर संचयी आवर्ती प्राप्त की जाती है और इसकी रचना दो विधियों द्वारा की जाती है, कमतर लेस देन और अधिकतर मोर देन। कमतर विधि, इस विधि में हम श्रेणियों को की उच्च सीमा से शुरू करते हैं और आवर्ती को जोड़ते हैं। जब इन आवर्तियों को ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाता है तो हमें एक उभरता हुआ चक्कर प्राप्त होता है जिसे सारणी 1.8 में दर्शाया गया है। जैसे कमतर विधि है, 20 से कम, फिर 25 से कम, फिर 30 से कम। 20 से कम कितने थे बच्चों के मार्क्स? 3 के। 25 से कम थे 5 के। 30 से कम 6 के। ये बढ़ते चले जाएंगे, लास्ट में 65 से कम 30 बच्चों के। ये कमतर हो जाएगी। ये सभी आपको फाइल में एक तरफ जो है लाइनदार पेज होगा, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ ऊपर पड़ा है वो सब लाइनदार पेज पे लिखना है। और ये जो ग्राफ पेपर बनाए हुए हैं, चाहे ऊपर हमने दंडारेख आयत आरेख है,
चाहे ये ओजाई व संचयी आवर्ती वाला, ये सभी ग्राफ पेपर के ऊपर बना के खाली पेज पर हमने चिपकाने हैं। ये अधिकतर मोर देन मेथड है। तो इसके बाद हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। आंकड़ों को परिभाषित कीजिए। आंकड़ों को सही संख्या में परिभाषित किया जाता है जो यथार्थ विश्व के मापन को प्रदर्शित करते हैं। सिंपल वर्ड में हम समझेंगे आंकड़े क्या हैं। संख्यात्मक सूचना आंकड़े कहलाती है। जो भी सूचना हमें संख्याओं के रूप में मिलती है उसे हम आंकड़े कहते हैं। तो ठीक है, ये पहला चैप्टर हो गया है। अब इसका प्रैक्टिकल हमें कैसे बनाना है उसके बारे में हम एक वीडियो देखेंगे। अभी हम आपके सामने ये वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमें किस प्रकार से ये देखिए। ये वीडियो दूसरा चल गया है, हम दूसरा वीडियो देखेंगे। ये वाला वीडियो नहीं था, ये वाला वीडियो। फाइल किस प्रकार बनानी है, ये फाइल इसी प्रकार बनानी है आपको। तो हमने ये देखा सभी छात्र अच्छी तरह से फाइल तैयार करके पहला प्रैक्टिकल उसके अंदर लिखेंगे। धन्यवाद।